हेलो गाइस। सो अगर आप एक बजट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वियतनाम होने वाला है आपके लिए राइट डेस्टिनेशन, जहां वीज़ा लेना है बहुत आसान और जहां आपको देखने के मिलेंगे डिफरेंट फूड एंड द नेचर। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट परवीन त्यागी फ्रॉम नोमैड यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे फैक्ट्स, वीज़ा, राइट टाइम टू विजिट, एक्सपेंस, टिप्स, नाइट लाइफ, आइटिनरी। मैं आइटिनरी आपके लिए 10 दिन की बात करूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ 10 दिन से नीचे जाने का कोई मतलब बनता नहीं है अगर आप सही तरीके से वियतनाम को देखने चाहते हैं। तो 10 दिन नहीं तो 8 दिन से नीचे तो आप प्लान ना ही करें तो ठीक है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की नाउ। भारत के कैसे रिश्ते थे? तो जैसे मैंने पढ़ा, जैसे मैंने सुना, हमारे भारत के रिश्ते उस टाइम पे भी बहुत अच्छे थे। अगर हम बात करें 1950s में, दोस्तों, अमेरिका ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं थी वियतनाम को डुबाने के लिए। पहले फ्रेंच लोगों ने कब्जा किया वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ ब्रिटिश रहे थे वहाँ पे फ्रेंच रहे, और उसके बाद जैपनीज़ ने भी ट्राई करा अपना हाथ। ठीक है जी। और फाइनली बात करेंगे अमेरिका की, तो अमेरिका ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो लेकिन इंडिया उस टाइम पे भी, मतलब कुछ ही देश थे जिन्होंने अमेरिका युद्ध के लिए अमेरिका की निंदा की थी, और भारत उन कुछ देशों में से एक था। भारत ने भी निंदा की थी कि ये जो अमेरिका कर रहा है वो गलत कर रहा है। और वियतनाम के रिश्ते हमारे साथ उस टाइम पे भी मजबूत थे और आज भी है। और यही एक रीज़न था कि उस टाइम के प्रधानमंत्री पंडित जी, अपने जवाहरलाल नेहरू जी, 1954 में वियतनाम गए, और 4 साल बाद हो ची मिन्ह वियतनाम से इंडिया का विजिट किया। आप मान के चलिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वियतनाम का बहुत अच्छा है। इकोनॉमी ज़रूर डाउन है, रीज़न आपको पता ही है। पहले फ्रेंच, उसके बाद जैपनीज, और उसके बाद अमेरिका। चलिए अब ट्रिप की शुरुआत कर। चलिए तो बात करते हैं अपने ई वीज़ा की, क्योंकि जाने से पहले अगर कुछ चीज़ हमें चाहिए तो हमें ई वीज़ा चाहिए, क्योंकि अगर वीज़ा नहीं मिला तो हम वियतनाम नहीं जा पाएंगे या किसी भी कंट्री में नहीं जा पाएंगे। ये देखिएगा मेरी स्क्रीन का मैंने लिंक मैंने इसमें ओपन किया है। ये आपका वीज़ा लिंक है जो कि मैंने आपकी स्क्रीन पे भी डाला हुआ है, प्लस मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगा। देन हम चूज़ करेंगे फॉर फॉरनर्स, और ये एक सैम्पल पेज यहाँ पे आ जाता है। देन गो टू द कन्फर्मेशन एंड नेक्स्ट। यहाँ हमें पोर्ट्रेट फोटोग्राफ यहाँ पे पहले से डालना पड़ेगा। देखिए ये सारी चीज़ें ना आपके डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे सेव होनी चाहिए। ये पासपोर्ट की स्कैन कॉपी है, यहाँ से जाएंगे, मैं अभी कैंसिल करूँगा इसे। दैन आपका सर नेम हो गया, गिवन नेम हो गया, एंड डेट ऑफ बर्थ हो गया, और क्या नाम से आप जाने जाते हैं, डेट ऑफ प्लेस हो गया, मेल फीमेल जो भी है आप वो डालिएगा, रिलीजन डालिएगा, ईमेल डालिएगा, एंड सेम ईमेल अगेन डालिएगा। एंड डू यू हैव एवर यूज एनी पासपोर्ट? नो नो नो। मेरे केस में तो सारा नो था। आपको सिंगल एंट्री चाहिए या मल्टीपल एंट्री चाहिए, तो ये यहाँ पे सेलेक्ट जरूर करिएगा। मुझे सिंगल एंट्री चाहिए था, मैंने तो सिंगल किया। अब मेरा तो ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, हो सकता है आपका ऑफिशियल हो या डिप्लोमेटिक हो, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे पिक कर लीजिएगा। परमानेंट एड्रेस वगैरह हो गया, ये अपना यहाँ पे पर्पज़ ऑफ एंट्री टूरिज़्म ही होगा, बहुत सारे पर्पज़ है बट मेरे लिए टूरिज़्म था। नेम ऑफ होस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, लोग यहाँ पे थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। देखिए आपको कोई कंपनी तो बुला नहीं रही है, तो यहाँ पे आप अपने होटल की डिटेल ही डालिएगा। जो जो होटल आपने बुक किया हुआ है तो उसकी डिटेल, उसका नंबर, उसका टेलीफोन नंबर, ये सब डालेंगे। आपने अगर 1 साल से पहले कोई वियतनाम में विजिट किया है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। मेरे केस में नो जाता है। और यहाँ पे ये अपना एक्सपेंस जो है हमारा $25 होता है, वो डालेंगे। प्लस आप अपना द एप्लीकेंट चूज़ करेंगे, क्योंकि आप खुद कर रहे हैं। देन मैंने क्रेडिट कार्ड से किया था तो मैंने क्रेडिट कार्ड चूज़ किया है। और हेल्थ इंश्योरेंस मैंने पहले से लिया हुआ था तो मैंने यस कर दिया है, और मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। देन कैप्चा डालूंगा और रिव्यू एप्लीकेशन में कर दूँगा। देखिए अब क्या होगा, अगर आपका ये यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, देन आपको 3 दिन से लेके 5 दिन के अंदर एक मेल आएगा।
विद योर ई वीज़ा, और उस केस में आपको वो उसका प्रिंट लेके रखना है। और मेरी ये पर्सनल सजेशन होगा, जैसे ही आप अपना फॉर्म कंप्लीट करते हैं तभी के तभी आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो आपको बाद में भी हेल्पफुल होगा फॉर ट्रैकिंग आईडी। चलिए, ये हो गया हमारा वीज़ा प्रोसेस। चलिए अब बात करते हैं हमारा, क्योंकि ई वीज़ा कंप्लीट हो गया है हमारा, ई अप्लाई कर दिया है, लेकिन अभी नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा टिकट, फ़्लाइट टिकट। तो मैं जनरली जाता हूँ स्काई स्कैनर से। दे आर द टू साइट्स जहाँ पे मैं स्काई स्कैनर यूज़ करता हूँ या वीगो यूज़ करता हूँ। तो आप इसमें फ़्लाइट में आप जाएंगे, देन आप अपना डिटेल आप इसमें डालेंगे। आप मैं हो ची मिन गया था तो मैं हो ची मिन डालूँगा, और अगर मैं प्लान करूँगा सपोज़ करो 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 12th को, और मे बी 2 महीने पहले अगर आप बुक करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, और मैं 10 दिन बाद वापस भी आ जाऊँगा। मैं ये एक आपको सैम्पल टिकट क्रिएट करके मैं सर्च कर रहा हूँ, तो आप ये देखिएगा। क्योंकि जो टिकट मैंने आपको बताया था कि ये 20,000 से लेके 25,000 रुपये के बीच में आपको अप एंड डाउन की मिल जाती है। आप देखिएगा कौन सा बेस्ट आपको टिकट मिल जाएगा। कुछ लोग बताते हैं कि वी एस जेट फ़्लाइट में बहुत दिक्कत है, मुझे तो कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं थी, क्योंकि वो लो फेयर फ़्लाइट है तो हर चीज़ वहाँ पे पैसे की मिलती है। अगर वाटर भी अवेलेबल है, फूड भी अवेलेबल है, बट आपको पे करना पड़ेगा। तो आप या तो शुरू में आप बहुत ज़्यादा पैसे दे दो, या आप थोड़े से पैसे अपने उस टाइम पे दे दीजिएगा जब आपको उस फैसिलिटी की ज़रूरत हो। तो चलिए, मैंने ये फ़्लाइट यहाँ पे यूज़ कर लिया। आप देखिएगा यहाँ पे आप इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा जाने के लिए, या आप ये सेकंड नंबर भी ऑप्शन कर सकता है, तो स्काई स्कैनर यूज़ कर सकता हूँ, या फिर आप वीगो भी यूज़ कर सकते हो, वीगो। तो ये दो सर्च इंजन है, स्काई स्कैनर, इसका डिटेल भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और vigo.co.in, तो आप कोई भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों के ही प्राइस आसपास ही आते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो वहाँ पे 23,000 चीपेस्ट आ रहा था, क्योंकि वो लो फ्लाइट दिखा रहे थे। यहाँ पे 24,000 आया है अभी तक, अगर मैं बात करूँगा तो। ये एक बार पूरा हो जाने देते हैं, देन आपको क्लियर इसमें आ जाएगा। तो 24,000 में आपको ये दिखा रहा है। इंडिगो ये हमारी फुल फ्लैश फ्लाइट है, और विथ जेट जो है वो हमारी लो फेयर फ्लाइट है। तो दोनों का कम्बिनेशन उसने बना के 24,000 दे दिया है। वहाँ पे 23,000 आ रहा था। तो ये हमारा इस साइट से हम अपना बुक कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, स्काई स्कैनर या अपना vigo.com, दोनों को कंपैरिजन करो, जहाँ पे भी आपको प्राइस कम मिले, और आप वहाँ पे अपना टिकट बुक कर लीजिएगा। थैंक हेलो फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं करेंसी की। करेंसी का आप बिल्कुल नोट करके रख लीजिएगा, आप इंडिया से VND लेके नहीं जाएंगे। VND मीन्स वियतनामी डोंग, क्योंकि यहाँ पे रेट आपको अच्छा मिलेगा नहीं, और उसकी क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने US डॉलर लेके जाएं, और
जाके वहाँ पे वियतनाम में अपना एक्सचेंज करा लीजिएगा। आपको अगर आपको अच्छा लगता है तो मतलब मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप एयरपोर्ट पे थोड़े से ही डॉलर को आप एक्सचेंज कराएंगे, क्योंकि एयरपोर्ट पे कभी भी अच्छा रेट नहीं मिलता है। तो आपको केवल जो डोंग चाहिएंगे वो आपकी कैब के लिए चाहिएंगे, तो वो हार्डली 20-30 डॉलर भी अगर आप एक्सचेंज करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, आपको केवल यूएस डॉलर लेके जाना है, वो आपको देखना है आपको कितना यूज़ करना है। कम से कम 300-400 यूएस डॉलर इज़ फॉर 1 पर्सन फॉर एंटायर ट्रिप फॉर 10 डेज। चलिए, अब हमारा टिकट भी हो गया है, वीज़ा भी अप्लाई हो गया है। अब बात करते हैं आइटिनरी की। आइटिनरी प्लान करने के लिए आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे पहले अराइव कर रहे हो। जैसे मैंने किया होचिमिन, दनांग और हनोई। मतलब होचिमिन में मैंने एंटर किया और होचिमिन के बाद मैं दनांग घूमने गया और उसके बाद हनोई, और हनोई से मैं दिल्ली के लिए बोर्ड कर लिया। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो पहले हनोई चले जाते हैं, एक ही बात है। तो जो भी आइटिनरी मैं बना रहा हूँ वो मैं होचिमिन के थ्रू बनाऊँगा। अगर आप हनोई से जा रहे हैं तो इसको जस्ट रिवर्स कर दें, तो वही बात पड़ेगी जितने दिन आपको प्लान करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने ट्रिप की। तो डे फर्स्ट पे हम पहुँचेंगे होचिमिन एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पहुँचने के लिए आपको जैसे ही आप वहाँ से उतरेंगे तो मैं मानता हूँ कि आप सिर्फ वहाँ से ही ले लें। थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ेगा, बट पॉइंट ये है कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं मार्केट से लूँगा और 100-200 रुपये बचा लेंगे, तो उससे दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है कि आप ना तो कैब बुक कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मेरी सजेशन यही रहेगी आपको कि आप अपना सिम एयरपोर्ट से उतरते ही ले लें। कहीं पे हमें जानबूझ के भी थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, लेकिन उसके फ़ायदे होते हैं। आप अपना सिम डालेंगे, एक्टिवेट करेंगे और आप अपना होटल के लिए कैब इजीली बुक कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप होटल के लिए कैब बुक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं होचिमिन में रुका और मैंने अपना होटल द अराइवल होटल का नाम है वो मैंने बुक कर लिया। आप कोई सा भी होटल बुक कर सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन ये रहेगी आपको कि आप होटल सेंटर एरिया ऑफ दैट सिटी में रखें, जो अपना सिटी सेंटर होता है उसके आसपास रखें। रीज़न क्या होता है कि आपको हर जगह जाने के लिए कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से मिलती है। आई मीन आपको मेट्रो भी मिल जाएगा, आपको बसेस भी मिल जाएंगी, कैब इजीली आपके पास आ जाएंगी। अगर आप आउटकट कोई होटल सस्ते की वजह से या किसी भी रीज़न से या नॉलेज नहीं होने की वजह से बुक कर लेते हैं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो होचिमिन में जब मैं दोपहर को पहुंचा और मैंने एयरपोर्ट से मैं होटल जब पहुंचा तो वहाँ पे मेरे पास आधा दिन बचा हुआ था। तो मैं उस दिन को यूज़ किया और मैंने अपना ग्रैब यूज़ किया और मैंने बाइक मंगाई, और बाइक मंगा के मैंने सर्च किया कि मुझे कैसे घूमना है। तो वहाँ पे चलती है आपकी बस, हिप्पो बस जिसे भी बोलते हैं, और इनका नाम इन्होंने दिया हुआ था बस फॉर साइट सीइंग होचिमिन में। और ये सारी बुकिंग मैंने की है के लुक से। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि के लुक एप्लीकेशन ज़रूर डालने जाने से पहले, और इसमें आपको इतना इजी कर देता है कि कोई भी आप साइट बुक करनी है या कोई होटल बुक करना है या कोई आपको एडवेंचर ट्रिप बुक करनी है, वो इमीडिएटली बुक हो जाती हैं। तो मैंने अपना टिकट साइट सीइंग बस का ले लिया है, और मैं उस दिन मैंने पूरे दिन मैंने आपका ये साइट सीइंग किया, और उसने मुझे जगह जगह पॉइंट दिखाया, पूरा सिटी दिखाया। जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा, वार मेमोरियल। तो बस ने मुझे वार मेमोरियल पे उतार दिया था और मैंने वहाँ पे काफ़ी टाइम लगाया। और मुझे वहाँ पे जब अमेरिका ने वियतनाम पे युद्ध किया था तब उसके काफ़ी सारे जो प्लेन्स हैं वो सब वियतनाम में ही रह गए थे, कुछ गिर गए थे, कुछ छूट गए थे। तो वो सारे इन्होंने प्रदर्शनी लगाई हुई है और वो सारे वहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्या वो चीनी हेलीकॉप्टर है, क्या वो फाइटर प्लेन है, क्या वो आपकी गन्स हैं, टैंक्स हैं, सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उस दिन तो केवल मैंने होचिमिन में यही देखा। दूसरे दिन मैं फिर विजिट करने चला गया आपका जो अपना कोची टनल है। कोची टनल ये भी पूरा एक पूरा ट्रिप होता है, फुल डे ट्रिप होता है, जो कि आपको अगेन मैंने केलुक से बुक किया और मैंने वो पूरा आपको दिखाते हैं। तो कोची टनल वगैरह मैंने दिया। ये काफ़ी बड़ा होता है। मकोंग
मकोंग रिवर और ये कोची टनल। तो कोची टनल की मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी टनल बनाई हुई हैं जो आज भी अवशेष बचे हुए हैं। अमेरिका जब ऊपर से बम करता था तो ये वियतनामी उन टनल्स में अंदर चले जाते थे और अपनी जान बचा पाते थे, और चले ही नहीं जाते थे वो काफ़ी टाइम, महीनों महीने, 2 महीने, 6 महीने भी वो वहाँ रहते थे। उन्होंने पूरा अपना टनल में अंदर किचन वगैरह पूरा सेटअप किया हुआ था, जिसके अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैंने मकोंग का विजिट किया और थर्ड डे पे मैं दनांग के लिए मैंने फ़्लाइट लिया हुआ था और मैं दनांग आ गया। थर्ड डे पे हम आ गए और वहाँ पे मैंने होटल यूज़ किया हुआ था, फारोज ब्यूटी का होटल डिलेक्स था। तो दनांग में भी मैं दोपहर को पहुँच गया था, मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो क्योंकि मैं होटल में जाने के बाद होटल में रुकने का कोई मतलब नहीं है अगर आप घूमने गए हो, तो मैंने वो लोकल शहर का मैंने वहाँ पे किया। तो मुझे वहाँ पे एडवेंचर एक पूरी जगह थी वहाँ मैं गया जहाँ स्काई व्यू था, अलग अलग तरीके का पूरा सन वर्ल्ड जिसे बोलते हैं, सन वर्ल्ड करके कंपनी थी, उन्होंने पूरा एडवेंचर ट्रिप वहाँ पे बनाया हुआ था। द सेकेंड डे, आई मीन मेरा तो 4 डे हो गया, मैंने अपना टिकट बुक किया बाना हिल्स गोल्डन ब्रिज के लिए। बहुत सुंदर था दोस्तों, अगर आप दनांग जा रहे हैं इसको मिस ना करें, ये आपका सुपर स्टॉप है। तो बाना हिल्स में गया और ये पूरे दिन की एक ट्रिप होती है, और ये भी मैंने Klook मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ही बुक किया था। पूरा दिन करने के लिए बाना हिल्स घूमे, और जो वर्ल्ड की सबसे लंबी रोपवे है वो आपकी बाना हिल्स के ऊपर ही है, जो जैपनीज़ ने बनाई थी। अगर चाइनीज़ बनाते तो शायद मैं नहीं जाता। वर्ल्ड की सबसे लंबी रोपवे है, और जब आप ऊपर हिल्स पे पहुंच जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है गोल्डन ब्रिज। बहुत सुंदर ब्रिज है, और वहाँ पूरा एक विलेज है जो फ्रेंच लोगों ने बनाया हुआ था। ये लोग आज जब गर्मी होती थी तो ऊपर हिल्स के ऊपर आते थे। वही सेम मुझे याद आ जाता है जब हमारे ब्रिटिश थे कि जब गर्मियाँ होती थी तो वो शिमला में ऊपर चले जाते थे। तो हर किसी का सेम है। तो ये पूरे दिन की ट्रिप है। वहाँ पे लंच वगैरह आपके ट्रिप के अंदर ही होता है, और आप वहाँ पे प्रॉपर लंच करके अपने होटल शाम को बस ड्रॉप कर देते हैं। हर ट्रिप में मैं आपको ये बता दूँ, आपका पिकअप और ड्रॉप शामिल होता है। तो आपको ये टेंशन नहीं है कि मुझे कैसे डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचना है, तो वो उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। आपको होटल से पिक करेंगे, पूरा आपको साइट सीइंग कराने के बाद और होटल पे ही ड्रॉप कर देंगे। देन 5th डे हम चले गए होय एन टाउन है, 60-70 किलोमीटर है आपका दनांग से, और इसका ये भी एक फुल डे ट्रिप है। और इस ट्रिप का नाम इन्होंने जनरली बोलते हैं मार्वल माउंटेन एंड होय एन, दोनों एक ही एरिया में पड़ते हैं तो कम्बिनेशन बना के रखते हैं। तो मार्वल माउंटेन तो इट इज़ ओके, हमारे यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन हैं जिससे संगमरमर वगैरह निकलता है, लेकिन बताते हैं कि वियतनाम में की जो क्वालिटी है मार्वल की वो बहुत सुपर है। अब हम बात करते हैं हो एन एक रिच विलेज है दोस्तों, और यहाँ पे भी फ्रेंच लोगों ने अपने रहने का बहुत अच्छा बनाया हुआ था उस टाइम पे, और ये पूरा विलेज बहुत फेमस है। और जो हमारे लैंटर्न जो मिलते हैं जनरली, स्काई लैंटर्न जिसे बोलते हैं, वो वहाँ पे हर घर में बनते हैं। और अगर रात में आप उस मार्केट में निकलते हैं, नाइट मार्केट है वहाँ पे, तो इतना सुंदर व्यू मिलता है। मैं आपको वीडियो में आप देखोगे ही इसे, पूरा बहुत सुंदर व्यू आपका मिलता है होय एन का। तो उसके बाद फिर हम होटल में आ जाते हैं। 6th डे हम फिर होई सिटी एक है वहाँ विजिट करते हैं। 7th डे पे मैं वहाँ से दनांग से फ़्लाइट लेके मैं आ जाता हूँ हनोई, और हनोई में मेरा होटल है लिटिल डायमंड। मैं नाम इसलिए दे रहा हूँ, आपको ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ पे रुकना है। माई पॉइंट इज़ कि आप ये होटल्स करेंगे तो ये अच्छे होटल्स हैं, लेकिन आप कोई भी होटल कर सकते हैं। मेरी सजेशन सिर्फ इतनी है कि आप सेंट्रल एरिया को चूज़ करें, सिटी सेंट्रल टाइप। तो वहाँ पे मैं लिटिल जो वहाँ सबसे हनोई में सबसे फेमस है वो है आपकी ओल्ड क्वार्टर। दोस्तों सारे टूरिस्ट उसी मार्केट में उसी एरिया में रहते हैं, ओल्ड क्वार्टर। और आप विश्वास करोगे,
वहाँ पे इतने सारे ट्रैवल एजेंट हैं, हर थर्ड शॉप ट्रैवल एजेंट है और हर फोर्थ शॉप आपकी स्पा सेंटर है, बिकॉज टूरिस्ट इतने ज़्यादा आते हैं। तो मैंने शाम को, क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं था, तो मैं मार्केट में चला गया, वहाँ मैंने डिनर किया और मैंने अपना अगले 2 दिन के लिए टूर बुक किया क्रूज़ पे। और क्रूज़ के लिए आपको 2 days 1 night का पैकेज मिलता है और मेरे क्रूज़ का नाम था लोटस क्रूज़। आप वीडियो देखेंगे उसमें सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये मेरा 7 डे के लिए था, 7th और 8th डे मेरा यहाँ पे यूज़ हो गया और मैं 8th डे हनोई क्रूज़ का पूरा टूर करके, बहुत सुंदर मेरा वो ट्रिप रहा क्रूज़ वाला, और मैं हनोई आ गया। देन फिर मैंने हनोई में आके लोकल वो दिन यूज़ किया, मुआ केव गए और वहाँ पे फ्रेंच टाइम की आपकी ट्रेन थी, जो रेलवे लाइन थी, जो ब्रिज थे पुराने, वो सब मैंने वहाँ देखा और वो पूरा दिन मैंने यूज़ किया। ये हो गया 9th डे, और 10th डे पे मेरा डिपार्चर था और मैं हनोई एयरपोर्ट से इंडिया आ गया।你说你要今夜离开，永远不再回来。也许明天已不存在，就当在远方等待。你说你在天边翻牌，和我一起归来。也许命运早已安排，就当错过精彩。Lucia， 你是否让我很期待？温柔的花还在开。Lucia， 你别让我太无奈。这一刻，请你快